नेपाल की राजनीति में इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही वो चिंताजनक है। बालेन शाह के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे। रैपर से प्रधानमंत्री बने बालेन शाह ने शायद सोचा होगा कि वो सिस्टम को रैप की तरह अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन हकीकत की जमीन बहुत पथरीली होती है और ये कहावत यहाँ पर फिट है। पहले महीने में ही सरकार के दो बेहद अहम खंबे गिर गए हैं। संसद सत्र बुलाने की तैयारी थी, लेकिन अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई कि उसे भी कैंसिल कर दिया बालेन शाह ने। और इन सब के बीच सबसे चिंताजनक तस्वीरें जब सार्वजनिक हुई, सभी हैरान हो गए। भारत नेपाल बॉर्डर से जहां रोटी बेटी का रिश्ता है, सरकारी फाइलें और जवानों के बूटों के नीचे इन तमाम रिश्तों को कुचला जा रहा। आइए बिना लाग लपेट के डिकोड करते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। बालेन शाह ने यह फैसला क्यों लिया है, क्यों ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं और लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा, बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। रैपिंग की दुनिया में राइमिंग करना और राजनीति की दुनिया में टाइमिंग समझना, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। और काठमांडू में देखिए, बालेन शाह को जब प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही थी, आपने देखा होगा एक हुंकार जनजी आंदोलन। लेकिन नेपाल बॉर्डर पर अब जो आंदोलन था वो गुस्से में तब्दील हो रहा। जनजी सरकार को नेपाल के युवाओं ने क्रांति मानकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था। उसका एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और बालेन शाह का जादू उतरने लगा है, या फिर आप यूं कह लीजिए कम होने लगा है। इसकी कई वजह हैं और कई तस्वीरें। सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको जिन्होंने बालेन शाह के क्लीन और पढ़े लिखे शासन के दावे की पोल खोल दी। सरकार बने अभी 26 दिन हुए थे कि दो मंत्रियों के इस्तीफे के कागज मेज पर आ गए। ये दो मंत्री कौन है वो समझिए। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। तस्वीर नंबर 1, गृह मंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा, जिस मंत्री के कंधे पर देश की सुरक्षा और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी थी, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। और दूसरी तस्वीर, बेहद अहम तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, श्रम मंत्री दीपक कुमार साह का जाना। इन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया। शपथ लेने के महज 13 दिन बाद ही अपनी पत्नी को पद दिलाने के चक्कर में कुर्सी गवा बैठे। देखिए, बालेन शाह ने पुराने नेताओं को अनपढ़ कहा था। आपको याद होगा किस तरीके से वो ताना मार रहे थे, लेकिन उनके अपने ही पढ़े लिखे मंत्रियों ने एक महीने के अंदर अंदर कलई खोल दी है और सरकार को दलदल में धकेलने का काम कर दिया। हालत यह है कि सरकार को डर था कि संसद में विपक्ष उन्हें घेर लेगा, इसलिए संसद सत्र को ही कैंसिल कर दिया। क्या ये अस्थिरता की सबसे डराने वाली तस्वीर है नेपाल की। अब बॉर्डर पर चीखती महिलाएं, रोटी दूध केले के लिए जंग। अब इस तरीके की तस्वीरें विचलित करने लगे लोगों को। दरअसल बालेन सरकार ने एक नया नियम बनाया कि भारत से 100 नेपाली रुपए महज 62 भारतीय रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर भारी भरकम टैक्स देना होगा। और इसकी कुछ वजह भी है और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये डराने वाली है। बॉर्डर पर नेपाली जवान आम महिलाओं के हाथों से दूध के पैकेट ले रहे हैं, ब्रेड का पैकेट छीन रहे हैं, केला छीन कर फेंक रहे हैं। उनके सामान को, जो उनकी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है, उसे इस तरीके से फेंक देते हैं। अब देखिए, बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जो भारत और नेपाल के रोटी बेटी के रिश्ते में दरार डाल रही। बालेन सरकार ने एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया जिसने बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नियम यह है कि अगर कोई नेपाली नागरिक भारत से 100 नेपाली रुपए यानी कि करीबन 62 रुपए से ज्यादा का सामान लाता है, नेपाल लाता है भारत से, तो उस पर भारी भरकम कस्टम ड्यूटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी। अब तस्वीर आप देखिए, बॉर्डर पर नेपाली जवान तैनात है। गरीब महिला जो भारत से अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आती है, ब्रेड या फिर कुछ फल और सब्जी सस्ते दामों पर, उसे भारत से नेपाल नहीं ले जाने दिया जा रहा। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल है। जवान ब्रेड के पैकेट फेंक रहे हैं, दूध बहा रहे हैं, लेकिन उसे इन तमाम जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो मजबूर है। वजह क्या है? स्क्रीन पर आपके। बालेन सरकार का तर्क है कि वह स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के लोग दशकों से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर है, क्योंकि वहां सामान सस्ता है। और देखिए अब इसका असर क्या हो रहा है। असर इस सख्ती ने बालेन शाह के खिलाफ उन इलाकों में नफरत पैदा कर दी है। लोग त्रस्त हैं, परेशान है। जनजी ने जिसे चुना वो देश के हालात शायद समझ नहीं पाए।
उन्हें समझ नहीं आया कि नेपाल में इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। बालेन्द्र शाह जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने राष्ट्रवाद को और राष्ट्रवाद का जो गुब्बारा फुलाया था वो महंगाई की सुई से फटता हुआ नजर आ रहा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव की वजह से कच्चा तेल महंगा हुआ, जिसका सीधा असर नेपाल पर होने लगा। अब सोचिए, पेट्रोल के दाम 150 नेपाली रुपए में मिला करते थे, वो युद्ध की वजह से 225 रुपए मिल रहे। नतीजा, जब पेट्रोल महंगा होता है, सब्जी और तमाम जो सामान है वो महंगे हो जाते हैं। छात्र संघ, युवा जिन्होंने बालेन को मसीहा माना, अब उनके खिलाफ टायर जला रहे। सोचिए, बालेन्द्र शाह ने सोचा था कि वो अन्य देश, खासकर भारत पर तंज कसकर वाहवाही लूट लेंगे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा होगा कि देश फेसबुक पोस्ट से नहीं बल्कि इकोनॉमी से चलता है, जीडीपी से चलता है। आपको अच्छे फैसले लेने होंगे जो जनता को राहत दे, ना कि बेचैन कर दे। वो महंगाई के बोझ तले हैं। जो नेपाल की जनता है वो महंगाई के नीचे दबी हुई है। उनको सस्ते सामान खरीदने से रोका जा रहा। यानी ऐसे समझिए आप इसको, बहुत सरल भाषा में, बगल में साफ पानी मिल रहा है पीने लायक मुफ्त में, लेकिन आप कह रहे हैं, बालेन्द्र शाह जी कह रहे हैं कि आप यहीं पर पानी पीजिए, हमारे घर का पानी पीजिए, लेकिन पैसा देकर पीजिए, महंगे दाम पर इसे खरीदिए और उसके बाद पीजिए। ये तो नाइंसाफी हो गई। क्या बालेन्द्र शाह खुद अपने चक्रव्यूह में उलझ गए हैं? ये बेहद अहम सवाल है। देखिए, बालेन्द्र शाह का स्टाइल हमेशा से रैपर वाला रहा। सीधा हमला, तीखे शब्द और एक खास एटीट्यूड। उन्होंने पुराने राजनेताओं को अनपढ़ कह दिया, एक तीखी लकीर खींच दी। आज वो लकीर उनके लिए फांस बन गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। पढ़े लिखे वर्सेस अनुभवी। बालेन्द्र ने पढ़े लिखे लोगों को कैबिनेट में तो बिठाया, लेकिन राजनीति सिर्फ डिग्री से नहीं चलती, मैनेजमेंट से चलती है। मंत्रियों के इस्तीफे और ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल ना बैठा पाना ये दिखाता है कि बालेन्द्र शाह के पास हो सकता है विजन हो, लेकिन उसे लागू करने के लिए एक अच्छी टीम नहीं है उनके पास। भारत से दूरी की कोशिश। जानकारों का मानना है कि बालेन्द्र शाह भारत से दूरी बनाकर एक कट्टर राष्ट्रवादी नेता बनना चाहते हैं, लेकिन नेपाल की भूगोल और जरूरतें ऐसी है कि भारत से रिश्ता खराब करना खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसा है। बॉर्डर पर सामान छीनना इसी एंटी इंडिया सेंटिमेंट का हिस्सा माना जा रहा है, जो अब खुद नेपाल की जनता को ही चुभने लगे। और सोचिए, फिलहाल बालेन्द्र शाह ने गृह मंत्रालय का कार्यभार खुद संभाल लिया, लेकिन सवाल यह है कि वो कब तक अकेले मोर्चा संभालेंगे। नेपाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की लिस्ट में 109वें नंबर पर है। बालेन्द्र ने वादा किया था कि वो इसे सुधारेंगे, लेकिन उनके शुरुआती कदम ही भ्रष्टाचार के भेद चरके हैं। और सोचिए, अब आम जनता का सवाल भी जायज है कि बालेन्द्र भाई, आप तो कहते थे कि सिस्टम बदल देंगे, यहाँ तो सिर्फ चेहरे बदले हैं, भ्रष्टाचार का जो स्टाइल है वही पुराना है। क्या बालेन्द्र का जादू खत्म हो गया? ये एक बेहद अहम सवाल। सच तो ये है कि बालेन्द्र शाह इस समय मुश्किलों में है। जनता ने उन्हें चेकबुक दी थी, लेकिन उन्होंने उसमें गलत एंट्रीज कर दी। क्या कुछ परेशानी है वो आपको समझाते हैं। अगर बॉर्डर पर ये सख्ती जारी रही तो नेपाल के तराई इलाकों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती। पहली, अगर मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला नहीं रुका तो सरकार गिर भी सकती है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है। और सबसे अहम सवाल, अगर भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता खराब हुआ तो नेपाल की अर्थव्यवस्था को कोई रैप सॉन्ग नहीं बचा पाएंगे। खैर, बालेन्द्र शाह का भी ये समझते हैं और बालेन्द्र शाह को ये समझना भी होगा, उनके पास और कोई विकल्प नहीं कि राजनीति सिर्फ डिसीजन लेना, आप राजनीति में फैसला ले ले, वही बहादुरी नहीं है। उन फैसलों को सही साबित करना होता है। जनता के पेट को भरना असली जीत है। बॉर्डर पर जो ब्रेड और दूध छीना जा रहा वो सिर्फ सामान नहीं है, बालेन्द्र शाह के प्रति जनता का भरोसा है जो हर बीतते दिन कम हो रहा। खैर, बालेन्द्र शाह क्या ये फैसला वापस लेते हैं जो वो ले चुके हैं, जिसकी वजह से वहां की जनता बेहद त्रस्त है, रो रही है, बौखलाई हुई है, विचलित है? क्या बालेन्द्र शाह इन तमाम फैसलों को सुधारते हैं वापस से? देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही।